सही है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब हमने कल वाले लेक्चर में किया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं, अलग अलग शक्लों में उन्हें हम बना सकते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो अलग से शक्ल अलग से बनेगी, 3 से डिवाइड करके लिखेंगे और तो अलग से बनेगी। ठीक है, ओके। इसी तरह हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे माना धनात्मक पूर्णांक, क्या माना हमने, धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, ए ले लिया। ठीक है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या लिया हमने, दूसरा धनात्मक पूर्णांक एक और लिया, जिसको हमने क्या लिया, यहाँ पे देखें, ये जिससे जैसी इसकी शक्ल यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये जो पहले वाला है, तो हमने क्या लेना है, उसी को डिवाइजर यानी भाजक लेना है। तो क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या लिया हमने, 6। अब हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, पूरा लिख देना इसको आप। ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6q+r, जहाँ पे q क्या है, कोई भी पूर्णांक है जिसको हम भागफल कहते हैं, और r क्या है, शेष है। और r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, और किससे छोटा रहेगा r, 6 से। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r क्या होगी हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो नहीं होगी ना, क्योंकि 6 होगी तो एक बार वो डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से लेस देन रहेगी। इसको क्या लिखेंगे, तो पहला जो नंबर है हमारे पास क्या बन सकता है, क्या बनेगा कि a को हम क्या लिखें, 6q प्लस में r की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें पहले, 0। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो नंबर को 6 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिले, 6q+1। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, a बराबर है 6q+2। फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, a इज इक्वल टू, फिफ्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, a इज इक्वल टू 6q+4, और सिक्स्थ हो सकती है a इज इक्वल टू 6q+5। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, ये कोई भी नंबर हो उसको हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 6 तरह की शक्लें हमारे पास आएंगी। ठीक है, 6 तरह की शक्ल बन सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर कौन सा है। ठीक है, अगर हम 6 से डिवाइड करें और हमारे पास नंबर हो 12, तो ये देखो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 12, यहाँ पे 0, तो शक्ल कौन सी बनेगी, 6 इज इक्वल टू ना 12 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 12 इज इक्वल टू 6 × 2 + 0, तो इस जैसी शक्ल बन गई, ये वाली शक्ल बन गई। अगर यहाँ पे 13 होता, यहाँ पे क्या होता, हमारे पास 13 होता तो कैसी शक्ल बनती, ये देखिए 13 होता, 6 से डिवाइड करते, 6 2 जा 12, 1, तो कौन सी शक्ल बनती हमारा, 13 इज इक्वल टू 6 × 2 प्लस में 1, तो ऐसी शक्ल बनती, कैसी शक्ल बनती, ऐसी बनती। ठीक है ना, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि ए धनात्मक जो पूर्णांक है वो कैसा है, इवन है या ओड है या किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है या नहीं है। तो लेकिन कुल मिला के चाहे कोई भी नंबर हो तो शक्लें हमारे पास क्या बनेंगी, 6 ही टाइप की शक्लें बनेंगी। ठीक है, कोई भी नंबर हो कितने टाइप की शक्लें बनेंगी, 6 टाइप की। तो अब क्या करेंगे अब हमने क्या करना है, इन शक्लों में से कौन सी शक्ल छांटनी है, हमें वो नंबर छांटने हैं जो क्या हो, जो क्या हो, जो क्या हो, विषम पूर्णांक। और विषम कौन सा होता है, जो दो से डिवाइड ना हो, 2 से भाग ना हो, वो क्या होगा, विषम। अब 2 से डिवाइड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 8 है, 8 2 से भाग होगा क्या, 2 से भाग होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो 8 के हम गुणनखंड करेंगे उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, इसलिए 2 से भाग हो रहा है ना, एक गुणनखंड क्या होगा, उसका 2 होगा। या फिर आप सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो पहले वाला नंबर है, क्या ये 2 से भाग होता है, ये क्या है, डिविजिबल बाई, या मैं क्या कहूँ, 2 से क्या है, ये विभाजित है। क्या करेंगे, 2 से ये क्या है, विभाजित होगा, विभाजित होगा तो क्या हो गया, ये सम हो गया, इसलिए क्या है, ये सम है। तो ये 2 से विभाजित होगा क्या, अब 6q जमा में 1 है, 2 से भाग करके देखो तो क्या हो जाएगा, 6q 2 से भाग हो गया, ये क्या होगा, 1/2, ये तो पूरा हो गया, क्या बन गया, 3q प्लस में हाफ, यानी ये बच गया ना फ्रैक्शन, पूरा पूरा भाग
नहीं हुआ भाग ऐसे भी होता है। जब पोलिनोमियल का डिवाइड करोगे, आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि पोलिनोमियल को कैसे भाग करते हैं। तो 2 से भाग होने के लिए हमें क्या है, 2 कॉमन आना चाहिए पूरे में से। तो ये क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, विषम। क्या हो गया, विषम। इससे अगला क्या है, इससे अगले में देखें 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचा, 3Q1। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये 2 इसमें क्या है, 2 इसका क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका मतलब ये 2 से पूरा पूरा भाग होता है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है तो क्या हो गया, ये क्या लिखेंगे, ये क्या बन गया, सम। ये इससे अगला देखो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, नहीं आ रहा ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास, विषम। उससे अगला क्या हो गया, सम, क्योंकि इसमें भी दो से 2 कॉमन आ जाएगा। उससे अगला क्या बन गया फिर हमारा, विषम। तो विषम वाले छांट लो सारे। विषम कौन से हैं, कौन से हैं, एक तो 6Q जमा में 1, और कौन सा है, 6Q जमा में 3, और क्या है, 6Q जमा में 5। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो विषम संख्या है ना, धनात्मक पूर्णांक, जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, उनकी सिर्फ 3 तरह की शक्लें हो सकती हैं। ठीक है, उनकी सिर्फ क्या है, 3 तरह की शक्लें हो सकती है। आप कोई माने, कोई एक विषम पूर्णांक लेके देखें, विषम पूर्णांक लें कोई भी। ये क्या है, 21 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्या है, 21 एक विषम पूर्णांक है। इसको 6 से भाग करके देखो, 6 3 18, ये कितना होगा, 3। तो कैसी शक्ल बनी है, 21 को क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से 6 × 3 + 3। तो देखो कौन सी शक्ल बनी इसमें से, ये वाली शक्ल बनी ना, है ना। कोई और नंबर ले, और नंबर लो, तो देखें उसमें कोई और नंबर लोगे, लो कोई नंबर बताओ, आपने आप बताओ क्या लें, किसकी शक्ल चेक करें, हैं 51 का है भाई, 51 की शक्ल देखते हैं, 6 के टाइप में कैसी शक्ल होगी। हाँ हाँ, टेबल आती है सबको, बताएं कितने पे जाएगा ये, 6 × 8 = 48 की, तो कितना बचा, 3। तो इसकी शक्ल भी वही मिली, कैसी हुई, 6 गुना में 6 मल्टीप्लाई में क्या है 8, और प्लस में कितना है 3। तो इसकी शक्ल कैसी हुई, इसकी तरह हुई इसकी शक्ल भी। कोई और नंबर बताएं। जितने भी पूर्णांक हैं जो क्या हैं, विषम होने चाहिए। विषम है तो उनकी शक्ल सिर्फ 3 ही होंगी, उसके अलावा शक्ल नहीं होगी इनकी। ठीक है, समझ गए। अब ये जो है, ये नंबर्स को हम 3 से डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे 7 से डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रियल नंबर्स है ना, उनकी ब्यूटी है, रियल नंबर की अलग से सुंदरता है। आप देखेंगे उनको, आपके पास मान लिया कोई चीज़ें हैं जचाने के लिए, तो आप कैसे 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 जचाते हैं। मान लिया आपका ड्राइंग रूम है और आपके पास वहाँ पे अलग 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 टाइप की आपके पास सीनरी है ना, सीनरी है। तो आप क्या करेंगे, एक बार उस दीवार पे लगा के देखेंगे, एक बार उस दीवार पे लगा के देखेंगे, एक बार ना 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 अच्छा नहीं लग रहा, बेड के ऊपर लगा के देखेंगे, है ना। तो आप मान लिया एक घड़ी ही है, 2 3 घड़ी आपने घर में जचानी है, तो उसको क्या अलग अलग से आप क्या करेंगे, उसको फिट करके देखेंगे। वैसे ही हमारी खूबसूरती है नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम कैसे कैसे, किन किन क्या क्या उनके डिज़ाइन बना सकते हैं, क्या क्या उनकी यूटिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, कौन से ओड हैं, कौन से इवन हैं, कौन से क्या हमारे पास भाज्य संख्याएँ हैं, कौन सी अभाज्य संख्याएँ हैं, उसमें अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम नंबर्स को डिफरेंट टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। रूप का मतलब वही शकल, है ना। तो देखें, तो यहाँ पे माना धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया हमने, धनात्मक पूर्णांक = a ले लिया हमने। ठीक है, ए की जगह बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी है। हम ए इसलिए ले रहे हैं, हमारी आदत है यहाँ पे ए हमने पिछले सभी क्वेश्चन में लिया, तो ए हमने ए ले लिया। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, तो यहाँ पे दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या लेंगे, दूसरा धनात्मक। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जैसे सभी क्वेश्चंस में हम लेते आए थे, यहाँ पे ये 9 लिया था ना हमें, यहाँ पे जो होता था वही लेते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि शकल किस जैसी बनानी है हमें, घन की बात है, तो 3 का घन में भी 9 आ जाएगा हमारे पास, है ना।
3 का अगर घन करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, वहाँ भी हमें से 9 मिल जाएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे हम 3 लेते हैं। क्यों लेते हैं? उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 का घन है तो 3 तिया 9 तिया 27, 9 वहाँ से बाहर निकल के आ सकता है। ओके, क्योंकि 9 का घन करेंगे तो 9 निमा 81, 81 निमा कितना होता है? कितना होता है? 729। हाँ, तो 729 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमने इतने बड़े नंबर से नहीं खेलना। आप बॉल, क्रिकेट की बेल छोटी सी खेलते हो ना, आपको इतनी बड़ी बॉल दे दे तो उससे खेलना आसान होगा? मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। तो हम छोटा नंबर इसलिए ले रहे हैं। तो छोटा नंबर देखें, हमने क्या लिया? 3। अब यूजिंग क्या करेंगे? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं इसको हम? ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3Q+R। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3Q+R। आर की वैल्यू क्या होगी? हम्म, हाँ, ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या होगा? 3 से छोटी। तो आर की यहाँ पे वैल्यू क्या क्या हुई? 0, 1 और 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 0, 1, 2 है तो इसका मतलब क्या बन सकता है? एक ए ये बन सकता है 3Q+R की जगह क्या रखें? 0। दूसरा क्या बन सकता है? ए ये हो सकता है 3Q+1। तीसरा क्या हो सकता है? ए इज इक्वल टू 3Q+2। तो ये तीन तरह की फॉर्म या तीन तरह के इसके रूप हो सकते हैं। अब ये तो हमें ए के रूप बताए जब हमने 3 से डिवाइड किया। अब इसके घन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? घन। अब घन कैसे निकालें? अब ये a है तो इसका घन क्या होगा? मैं क्या करूं? a की पावर क्या हो जाएगी? 3, है ना? a की जो घात है 3 हो जाएगी। और राइट साइड में भी क्या हो जाएगी? a की घात क्या हो जाएगी इसकी? 3Q की घात कितनी होगी? 3। ठीक है, लिख सकते हैं। अब क्या बना यहाँ से? ये a की घन हो गया। तो जब भी हम घन करेंगे तो जो इक्वल टू है, बराबर है, बराबर के दोनों साइड करेंगे। ओके, तो ये जो है ये 3 का घन कितना हो गया? 27। 27 क्यू का घन। हमें शकल क्या बनानी है? 9 में। तो 9 क्या निकालें? यहाँ से कॉमन निकाल लें। 9 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 कॉमन और 3Q की पावर 3। लिख सकते हैं इसको? 9 × 3 × की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखें दूसरा। जब दूसरा निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ए यहाँ पे क्या होगा? ए की घन है और इसकी राइट साइड में क्या होगा? 3Q+1 की पावर भी 3 है। ठीक है, अब a+b की पावर 3 का सूत्र सर्व समीका आपने की होंगी 9th क्लास का चैप्टर 2, है ना? बहुत सारी सर्व समीकाएं थी वहाँ पे, है ना? 8 सर्व समीकाएं वहाँ पे थी, है ना? बहुत लंबी लंबी थी। और लास्ट एक्सरसाइज में तो कमाल ही हो गया था, इतने सारे क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में आपको आपको दिए गए थे। तो उम्मीद है आपको अच्छी प्रैक्टिस इसकी होगी। तो क्या होता है बताइए एक बच्चा कोई, क्या होता है a+b की पावर 3? हम्म, स्क्वायर की तो बात ही नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे तो क्यूब है। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको याददाश्त के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या होता है? a+b की पावर अगर 3 है तो क्या होता है? a की पावर 3, b की पावर 3, हाँ, 3ab। और फिर क्या लिखते हैं? a+b, ऐसा लिखते हैं ना? और एक और है इसको लिखने का तरीका। क्या लिखेंगे? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस में 3ab की a से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3a² b प्लस 3ab²। सहमत हैं आप इन दोनों बातों से कि ये फार्मूला होता है? इसी को लिखते हैं। इसमें दूसरी लाइन में हमने क्या किया? जो पहले वाली लाइन थी उसको हमने यहाँ 3ab को ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं हम। कैसे करें भैया? यहाँ पे लिख दूँ सामने ही। यहाँ पे देखो a क्या है इसमें? 3Q। तो यहाँ पे क्या होगा? 3Q की पावर 3। ठीक है, प्लस b की जगह क्या है? 1, उसकी पावर क्या होगी? 2। फिर क्या होगी? 3a × b। a की जगह क्या है हमारे पास? 3Q और b की जगह क्या है? 1। और अगेन क्या लिखेंगे? a+b। अब यहाँ पे देखें
कि ये क्या हो जाएगा, 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3। हाँ 27 क्यू की पावर 3। एक की पावर ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये क्या है, 3 है। क्या है ये, 3। अब एक की पावर 3 है, क्या होगा, 1 × 1 × 1 प्लस यहाँ पे देखें 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 क्यू और आगे क्या है, 3 क्यू जमा 1। अब हमने वो सारी चीज़ें रखनी है ऐसी कैसी जिसमें से 9 हम कॉमन निकाल सकें। हमें 9 की शक्ल चाहिए तो 9 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, गुणा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो देखें किन किन में से 9 कॉमन आ सकता है, इसमें भी 9 है और यहाँ इस टर्म में भी 9 है, दोनों में 9 है। दोनों में से क्या निकालने, 9 कॉमन। पहले तो दोनों को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करोगे क्या होगा, मैंने लिखा 27 क्यू की पावर 3 और यहाँ पे 9 × और 3 क्यू जमा 1। और ये जो 1 है ना, इसको मैं राइट साइड में बैठा देता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेगा बेचारा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, फैक्टर है ना 9। 27 में को भी क्या लिख सकते हैं, 9 × 3। यहाँ 9 का है, 9 क्या आ गया कॉमन, यहाँ पे कितना बचा, 3। और क्यू की पावर क्या होगी, 3 प्लस यहाँ पे भी 9 कॉमन लिया तो क्या बचा, क्यू 3 क्यू+1। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बड़ा लगा देना क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट है, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये हमने क्या लिखा, इसका दूसरा जो रूप है वो। अब कहाँ बढ़ते हैं, तीसरे रूप की तरफ। क्या बढ़ते हैं, तीसरा रूप। तीसरा रूप क्या है, a = 3 क्यू+2 है। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों और, बाकी सभी में लिख सकते हैं, दोनों और। हम्म। उसको लिखेंगे, एक बार रुको, पहले एक बार इसको सुलझा लो। दोनों और घन करने पर क्या हो जाएगा, ये a की पावर 3 = क्या होगा, 3 क्यू+2। इसकी पावर भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। दोनों की पावर क्या होगी, दोनों की पावर क्या होगी, 3। ठीक है, तो इसको भी ओपन करें राइट साइड में। अब a+b की पावर 3 है तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, a की पावर, हाँ a की जगह क्या है 3 क्यू, इसकी पावर क्या होगी 3। और फिर क्या है, b की जगह क्या है 2, 2 की पावर भी क्या हो जाएगी 3 प्लस 3ab, 3a × b। और फिर क्या होगा a+b। ठीक है, ए बी में क्या बोल रहा हूँ, जो ए की प्लेस पे बैठा है उसको मैं ए बोल रहा हूँ, जो बी की प्लेस पे बैठा है उसको बी बोल रहा हूँ। किस लिए, को रिलेट कर रहा हूँ मैं गिवन फॉर्मूला से। ओके, अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 27 क्यू⁻3, 2 की पावर 3 है तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, हाँ 2 × 8 होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 क्यू और ये क्या होगा 3 क्यू जमा 2। ओके, अब देखें हमें 9 की शक्ल देखनी है, 9 किस किस के पास है, 9 किस किस के पास है। ये देखो, ये एक यहाँ 27 के पास है, जिन जिन के पास 9 है उसको इकट्ठा कर लो, है ना, उसको क्या कर लो, इकट्ठा। जैसे क्लास में होता है ना, जिन बच्चों के पास टॉफियाँ होती है, जो डेली चीज़ खाते हैं बच्चे, उनके पास ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसे ही। हाँ, तो इसके पास चीज़ें हैं तो एक आधी टॉफ़ी हमें भी मिल जाए, क्या पता। हाँ, सेम सेम हमने क्या किया यहाँ पे, क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में से, 9। तो कितना बचा यहाँ पे, 3, 9, 3 क्यू⁻3 है। ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर लेना क्योंकि आगे छोटा लगाने वाले हैं। यहाँ पे कितना है, 2 बचेगा, 9 × 2 = 18 होता है ना, 2 क्यू 3 क्यू+2 और ब्रैकेट क्लोज प्लस में 8। अब देखें, अब वहाँ देखें क्वेश्चन में कि ये जो शकल है इन तरह का कुछ आ तो गया, लेकिन हमें क्या लिखना है। अब हमारे पास क्यू क्या माना था, क्यू और आर क्या है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। क्यू और आर भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक आते हैं ना यूक्लिड डिवीजन लेमा में। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होते हैं, ये भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं क्यू और आर। तो यहाँ देखें ये 3 क्यू क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और उसकी पावर 3 करेंगे तो भी धनात्मक होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि इसकी शक्ल ऐसी है, लिख दूँ कि इसकी शक्ल ऐसी है जहाँ पे m क्या है हमारे पास, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा ये देखें यहाँ पे
3 गुणा क्यू की पावर 3 है और प्लस क्यू गुणा 3 क्यू प्लस 1 है। ठीक है, तो ये देखें कोई भी धनात्मक पूर्णांक की घन और उसको 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको 3 से गुणा करके 1 जोड़ दें, फिर उसी से गुणा कर दें, तो भी धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, नो एम प्लस 1। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ भी देखें, कोई भी क्यू क्या धनात्मक पूर्णांक है, उसका घन करेंगे तो धनात्मक ही रहेगा। 2 को कितनी बारी गुणा कर लो तो धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा ना, तो ये उसको 3 से करोगे तो धनात्मक है। फिर यहाँ भी देखें, ये भी क्या बचेगा, धनात्मक है, तो इसको मैं क्या लिखूँ, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। तीनों में m अलग अलग हैं क्योंकि तीनों सिचुएशंस हमारे पास डिफरेंट हैं, एक ही क्वेश्चन के एक ही सिचुएशन के पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या लिखेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है, 9m और 9m के रूप का होता है। ठीक है, अब चेक करें कि ये सही कह रहा है कि नहीं। तो हम कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक क्या ले लिया, अगले अगले पेज पे करता हूँ। माना धनात्मक पूर्णांक क्या ले लिया हमने, हमने लिया धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लिया, मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। ठीक है, 6 हमने क्या ले लिया, धनात्मक पूर्णांक। अब क्या करेंगे, इसका घन करो, घन मतलब a की पावर 3 कर देते हैं, तो घन का मतलब 6 की पावर 3 क्या होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 216, 216। अब इसको देखें, इसको हमने किसके रूप में, 9 के रूप में लिखना है ना, किसके रूप में, 9 के रूप में। देखो कैसे लिखेंगे, 9 की शकल कैसे बनाएंगे, इसे 9 से भाग दे दो तो कितना होगा, 9 दूनी 18, कितना बचा 3, ऊपर से कैरी डाउन किया, अब क्या होगा, 9 चौका 36, तो कितना बचा 0। तो शकल कैसी आई 216 की, 9 गुणा 24 जमा में 0 है ना, 9 गुणा 24 जमा 0 यानी 9m जैसी शकल आई ना। ठीक है, तो उसी तरह और भी अगर आप ऐसे ऐसे नंबर लेंगे तो उनकी शकल क्या होगी, या तो 9m होगी, या 9m जमा 1 होगी, या 9m जमा 8 की होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगेन थोड़ा सा इसको देखें, हमने क्या किया, हमने ये किया कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, एक हमने a ले लिया और दूसरा क्या ले लिया 3, क्योंकि हमें घन से मतलब था, घन में 9 अपने आप आ जाएगा हमारे पास। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने a इक्वल टू 3q प्लस r लिखा, r की वैल्यू 0 1 2 लिखी, तो हमने 3 तरह के केसेज हमारे पास आ जाते हैं जब हम इसको इस रूप में लिखते हैं। तो इधर ये और इनके बीच का क्या है, ये और है। ठीक है, ये बीच में क्या है इनका, और ये शक्लें बन सकती हैं, या ये बनेगी, या ये बनेगी, या ये बनेगी, 3 तरह की। तो हमने तीनों का क्या कर दिया, घन किया, और घन करने के बाद सब में से 9 कॉमन ले लिया, और जिसमें से 9 कॉमन नहीं आता उसको राइट में लिख दिया। तो 9 कॉमन आने के बाद ये क्या बना, 9m, ये क्या बना हमारे पास 9m जमा 1, और एक तीसरा क्या बना हमारे पास 9m जमा 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसकी शक्ल 3 तरह की हो सकती है। ये ओके, ये बताएं, मैंने यहाँ पे लिखा 9। ठीक है, तो 9 को आपने किया होगा इस तरह का एक, ये ऐसे करते थे आप पहले छोटी क्लास में। तो इस तरह से हम क्या करते थे, इसको इस एलसीएम, पक्का एलसीएम निकालते थे, ऐसे सोच लो क्या करते थे। यहाँ पे हमने 3 लिखा, 3 3 जा 9, फिर 3 लिखा, 3 1 जा 3, तो 9 का क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 3। उसी तरह मैंने लिखा यहाँ पे 15, तो 15 को भी आपने ऐसे किया था, पहले 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5। तो 15 को आपने क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेता हूँ, तो और बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 105 ले लिया। अब क्या करते हैं इसको, कितने पे गया ये, 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर कितने पे 5 पे 5 7 जा। तो ये क्या है, 3 गुणा 5 गुणा 7। आप यहाँ देखें कि हमने 9 के यहाँ पे गुणनखंड किए, कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं इनको हम, दो तरह के गुणनखंड होते हैं। एक तो गुणनखंड आपने ऐसे किया होगा
कि 9 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 9। दूसरा क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो ये हो गया। तो हम 9 के गुणनखंड क्या लिखा हमने, क्या लिखा था 1 3 और 9। एचसीएफ निकालने के लिए भी किया था ना हमने। ये तो क्या थे गुणनखंड। अब एक ये भी, इनको भी गुणनखंड बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, तो हम क्या अंतर करेंगे, ये क्या हमारे पास गुणनखंड है और ये क्या है हमारे पास अभाज्य, वो क्या है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे आपको समझ में आया ये क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड है तो आपने देखा होगा कि ये जो गुणनखंड है, एक सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हाँ सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इसलिए जब आप क्लास में थे सबसे पहले क्या कहते थे कि पहले एक बार 2 से भाग करके देखें। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 216। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से नहीं गया 0, हाँ 2 8 16, फिर 2 5 जा 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 2 दूनी 4, 2 सते, फिर आगे 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 2 पे नहीं जाएगा ना। अब क्या होगा 3 पे, तो 3 निमा 27। अब कितने पे 3 तिया 9। फिर क्या किया हमने, फिर 3 पे 3 एकम 3। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे 216 के गुणनखंड कर दिए। ठीक है, तो आपके मैथमेटिक्स में इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड से लिखा है ना, बात हुई थी ना स्टैंडर्ड की। अब उसने क्या लिखा है कि मैथमेटिक्स ने पहले एक बॉक्स बनाया, मान लिया आपका 216 का। उसके बाद उसने क्या बॉक्स बनाया यहाँ पे एक छोटा बॉक्स बना दिया किसका 2 का, और यहाँ पे दूसरा क्या बना दिया 108। ठीक है, फिर उसने क्या बना दिया दूसरे अभाज्य गुणनखंड का बॉक्स बना दिया। फिर यहाँ पे कितना आया 54। फिर यहाँ पे क्या किया 2 से यहाँ पे कितना आया 27। फिर क्या कर रखा है उसने 3 3 के यहाँ पे कितना आया 9। फिर क्या लिखा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बचा 3। तो जहाँ भी अब ये यहाँ पे क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड आ गया। यानी अभाज्य का मतलब है अब ये किसी से भाग नहीं जाने वाला, किसी भी नंबर से भाग नहीं जाना। तो ऐसा आपके मैथमेटिक्स में दिया हुआ है, ऐसा एक बड़ा सा एक क्वेश्चन है और उसकी ऐसी ब्रांचें निकाली हुई हैं। तो ये जो ब्रांचें हैं, ये जो ब्रांचें निकल गई इसकी यहाँ पे, ये क्या है सारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये सारे क्या हैं अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से आता है और वही चीज़ यहाँ पे इसने दे रखी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक आधारभूत प्रमेय है जिसमें क्या कहा गया है कि ये जो गुणनखंड है ना, ये जो गुणनखंड हमने निकाले हैं 216 के अभाज्य गुणनखंड, ये यूनिक हैं। यूनिक का मतलब ये क्या है कि इसमें इनके अलावा कोई गुणनखंड नहीं आ सकता। जैसे इसमें क्या है 2 आया एक गुणनखंड और क्या आया 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 216 के गुणनखंड क्या है, हमने 216 लिखा है, इसके फैक्टर क्या आए 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और कितना आया 3 गुना 3 गुना 3। यही आएगा कुछ अलग है, देखें चेक कर लेते हैं। तो 3 बार हमारे पास 2 है और 3 बार हमारे पास 3 है। तो ये अंक गणित के जो आधारभूत प्रमेय है वो ये कहती है कि ये जो कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब यूनिक होते हैं, वो दूसरे नहीं होंगे। जैसे 216 के गुणनखंड करोगे ना तो उसमें आपको कितने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड दिखाई दिए, 2 दिए ना। एक तो 2 की पावर 3 है और एक क्या है 3 की पावर भी यहाँ पे 3 है। तो 2 तरह के आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे दिखाई दिए, एक 2 और एक 3, 2 मिले ना। ये इनका अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय है। ये अलग बात है कि हम 3 को पहले लिख दें और 2 को बाद में लिख दें, समझे। ये अलग बात है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि मैं 3 को पहले लिख दूं और 2 को बाद में लिख दूं। अगर मैं इस ऑर्डर की परवाह नहीं करूं,
ऑर्डर की परवाह नहीं करूं तो सिर्फ हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड हैं, जो अंक आए हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 216 के और कोई अभाज्य गुणनखंड हो जाएं, इनके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। सिर्फ क्या होंगे, 2 और 3 ही होगा। समझे? ऐसे किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे कोई भी अभाज्य गुणनखंड लिया, मैंने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे 5 लिया, ठीक है? तो इससे मैं कितने सारे नंबर बना सकता हूँ, आप बता सकते हैं? ये 3 अभाज्य गुणनखंड से कितने सारे अंक संख्याएं मैं बना सकता हूँ? देखें, मैं इस 2 को एक बार गुणा करके एक संख्या मैंने 2 बना दी, तो एक बार मैं 2 को 2 बार गुणा कर दूं तो दूसरी संख्या क्या बन गई मेरे पास, 4 बन गई। अब मैं 2 को 3 बार गुणा कर दूं तो तीसरी संख्या क्या बन गई मेरे पास, 8 बन गई। फिर मैं एक और कर सकता हूँ कि 2 को मैं 3 से गुणा कर दूं तो क्या बन गया मेरे पास, 6। ठीक है? अब मैं 3 को 2 बार गुणा कर दूं तो मेरे पास यही संख्या क्या बन गई, 18। ठीक है? मैं 2 को 3 को और 5 को, तीनों को गुणा कर दूं तो मेरे पास संख्या क्या बन गई, 30। तो जैसे जैसे अभाज्य गुणनखंडों को आप आपस में गुणा करते रहेंगे, वह एक बार, 2 बार, 3 बार, हमें नई नई संख्या बनती नजर आएंगी। और ये एक दावा है कि जितने भी अभाज्य, जितनी भी संख्याएं हैं इस जो रियल नंबर्स हैं, उनको हम सभी नंबर्स को अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी संख्या है। ठीक है? कोई भी संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में यूनिकली यानी अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं। ठीक है? यानी उसमें वही संख्या अभाज्य गुणनखंड रहेंगे जो हमेशा हैं, बदलेंगे नहीं कि एक बार सर्दियों में गुणनखंड 2 हो गया और गर्मियों में गुणनखंड 5 हो गया, ऐसा नहीं है। तो संख्याएं के जो गुणनखंड है वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आपको आज इसको पढ़ना है कि ये जो आधारभूत जो प्रमेय है गणित की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, और वो एक ट्री डायग्राम है, वो ऐसे ब्रांच निकाली हुई वो क्या है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है?